गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी। कल बेटा हमने जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पढ़ा था, जिसमें कुछ डाउट्स भी आए थे, मैंने उसे क्लियर किया है और बाकी के जो डाउट्स हैं आज उसको मैं क्लियर कर दूंगा। आज हम लोग देखेंगे संसदात्मक शासन प्रणाली कि संसदात्मक शासन प्रणाली क्या होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में हमने देखा था कि कैसे एक कानून जो शक्तियां या अधिकार है वो एक व्यक्ति में निहित होती है। शक्ति के विभाजन के सिद्धांत का जो है पालन नहीं किया जाता है। संसदात्मक शासन प्रणाली इसके जस्ट विपरीत है। अगर आप अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली समझ लीजिए अच्छे से, तो उसका उल्टा जो है आपको संसदात्मक शासन प्रणाली है और उसको जो है आपको समझने में दिक्कत भी नहीं होगी। मैं बुक रीडिंग के साथ आपको बताऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। संसदीय शासन प्रणाली का उदय विकास ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड में हुआ। 18वीं शताब्दी में यह प्रथा शुरू हो गई कि सत्ता कोई भी व्यक्ति तब तक शुरू हो गई कि सत्ता में कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं रह सकेगा जिस पर संसद का विश्वास ना हो। ठीक है, 18वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत जो है इंग्लैंड में हुआ और उसमें यह बात कही गई कि कोई भी व्यक्ति सत्ता या सरकार में नहीं रह सकता जब तक कि संसद का विश्वास उस पर ना हो। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रिमंडल के अंग संसदीय जो सरकार है उसमें मंत्री प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जो है विधानमंडल के अंग होते हैं। विधानमंडल के नियंत्रण में कार्य करते हुए उसके प्रति उत्तरदायी होकर उसके विश्वास पर्यंत अपने पदों पर आसीन रहते हैं। हालांकि इनका कार्यकाल निश्चित होता है, लेकिन अपने पद पर अपने कार्यकाल के दौरान जो है ये बने रहते हैं जब तक कि संसद का उसके ऊपर भरोसा होता है। इंग्लैंड के बाद संसदीय प्रणाली को हॉलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फ्रांस, जापान और भारत आदि देशों में अपनाया गया। संसदात्मक शासन का अर्थ। संसदात्मक शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के नियंत्रण में कार्य करती है तथा कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। समझ लीजिए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों अलग होते हैं। कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है, सारी शक्तियां उसी के पास होती है। व्यवस्थापिका में जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति उसी के द्वारा होती है। अतः राष्ट्रपति जो है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, बल्कि जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और राष्ट्रपति के विश्वास पर्यंत वो अपने पद पर बने रहते हैं। संसदात्मक शासन प्रणाली जस्ट इसके उल्टा है। संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका के नियंत्रण में कार्य करती है और कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका अपने जो निश्चित 5 साल है, भारत में जो है किसी भी सरकार के लिए 5 साल जो है निर्धारित है, तो कार्यपालिका अपने पद पर तभी बनी रह सकती है जब तक व्यवस्थापिका का उसके ऊपर विश्वास हो। कार्यपालिका के समस्त सदस्य संसद के सदस्यों में से ही लिए जाते हैं और वे अपने पद पर उस समय तक आसीन रहते हैं जब तक संसद इनसे संतुष्ट है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्तियां किसी एक व्यक्ति में निहित ना होकर के पूरे मंत्रिमंडल में होती है। ठीक है, वहां पर राष्ट्रपति में निहित होता है, परंतु यहाँ पर किसी एक व्यक्ति में सारी शक्तियां नहीं होती, बल्कि पूरे जो मंत्रिमंडल है उसमें वो शक्तियां निहित होती है। इसलिए इसे मंत्रिमंडलात्मक शासन या कैबिनेट शासन भी कहते हैं, क्योंकि पूरी शासन जो है, पूरी शक्तियां जो है इसी मंत्रिमंडल में निहित होती है, परंतु किसी एक व्यक्ति के पास जो है ये नहीं होती है। ठीक है, और कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए इसे जो है उत्तरदायी शासन के नाम से भी जाना जाता है। संसदीय शासन के लिए जरूरी है कि विधानमंडल में विभिन्न या कम से कम 2 राजनीतिक दलों के सदस्य हो और वही दल सरकार बनाए जिसका विधानमंडल में बहुमत हो। ठीक है, बहुमत और बहुदल ये दोनों बहुत जरूरी है। विधानमंडल में या संसद में जब तक 2 या 3 दल नहीं होंगे, भाई 2 दल होंगे तो एक दल क्या होगा, बहुमत के आधार पर सरकार बनाएगा और दूसरा दल जो है व्यवस्थापिका में बैठेगा जो सरकार बनाए हुए दल पर उसके कार्यों के लिए नियंत्रण बनाएगा। जैसे हमारे यहाँ शीतकालीन सत्र, अभी जैसे छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा में जो है शीतकालीन सत्र बुलाया गया है, जिसमें जिन भी मंत्रियों के द्वारा कार्य किया गया है, विपक्ष के द्वारा जो है उनके कार्यों के संबंध में जो है जानकारी मांगी जाती है। प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई उनको जो कार्य दिया गया है वो सही ढंग से कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इसके लिए आवश्यक है
कि जो विधानमंडल है उसमें दो दल हो कम से कम, कि एक जो है सरकार बनाएगा और एक विपक्ष में बैठकर उसके ऊपर नियंत्रण करेगा। संसद में किसी एक दल का बहुमत नहीं होता है, ऐसी स्थिति में दो या दो से अधिक दल सरकार मिलकर बनाते हैं। आपको पता है इसे संगठन भी कहते हैं, ठीक है ना, या गठबंधन कहते हैं, ठीक है। जैसे यूपीए सरकार, नरेंद्र मोदी जी के पहले जो है यूपीए सरकार, जिसमें मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने हुए थे, उस समय किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पा रहा था, लेकिन 5 से 7, 10 से 15 दल मिलकर जो है सरकार का निर्माण कर रहे थे। सरकार का निर्माण, जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तब राष्ट्रपति के समक्ष जो है किसी दल को जो है अपना बहुमत शामिल करना होता है। तो मान लीजिए उस समय कांग्रेस की सरकार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, तो बाकी अन्य दलों ने भी राष्ट्रपति के सामने कांग्रेस को समर्थन दिया था, अर्थात उसने कांग्रेस का जो है साथ दिया, जिससे उसका बहुमत बढ़ा और प्रधानमंत्री बने। मान लीजिए किसी स्थिति में जो है ऐसी स्थिति फिर से निर्मित होती है कि किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले। तो एक उदाहरण दिया हुआ है, सन 1989 में चुनाव में भारत में पहली बार लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। केंद्र में जनता दल के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी, जिसे भाजपा और वामपंथी दलों का समर्थन प्राप्त हुआ था, किंतु यह सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चली। गठबंधन की जो सरकार होती है उसका जो कार्यकाल होता है वो अनिश्चित होता है, क्योंकि जो भी गठबंधन की सरकार बनती है वो सभी अपने निजी फायदे के लिए जो है ये गठबंधन करते हैं, और जब किसी दल को फायदा मिलता नहीं है या जिस उद्देश्य से वो उसने समर्थन दिया है वो उद्देश्य पूरा नहीं होता है, तो वो अपना बहुमत वापस ले लेता है और सरकार अविश्वास बहुमत घट जाता है, ठीक है। तो सरकार जो है क्या हो जाती है, गिर जाती है। संसदीय सरकार की परिभाषा डॉक्टर गार्मर के अनुसार, संसदात्मक शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति तथा अंतिम रूप में मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी होता है, और राज्य का प्रधान नाम मात्र का तथा अनुत्तरदायी होता है। क्लियर कर दूं, संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका जो है वास्तविक रूप से व्यवस्थापिका और लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है जिन्होंने उनको चुना है, ठीक है। परंतु जो कानूनी रूप से राज्य का प्रधान, यहाँ पर राज्य का मतलब देश से है ना, तो राज्य का प्रधान नाम मात्र का अर्थात राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है और किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। रीजन, मतदाता जो है राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से मतदान नहीं करती है। गेटिल के अनुसार मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली अथवा संसदीय सरकार उस पद्धति को कहते हैं जिसमें वास्तविक कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल अपने सभी कार्यों के लिए कानूनी रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कुल मिलाकर संसदात्मक शासन प्रणाली से तात्पर्य ऐसी सरकार से है जो अपने समस्त कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक सरकार के प्रमुख लक्षण, तो पहला, नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका में भेद, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों अलग अलग होते हैं। राजनीतिक एकरूपता, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध, सामूहिक उत्तरदायित्व। ये समझ लीजिए कि मैं छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल आपको देता हूँ, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में क्या है कि अभी कांग्रेस की सरकार है, ठीक है। अब मान लो किसी मंत्री को या एक स्वास्थ्य मंत्री लेते हैं, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी हैं हमारे यहाँ, तो वो स्वास्थ्य से संबंधित कोई बिल जो है पास कराना चाह रहे हैं, विधानसभा में उसे प्रस्तुत किया जाता है। आपको पता है कि कांग्रेस की सरकार है अर्थात बहुमत है, ठीक है ना, तो वो पास हो जाएगा, लेकिन किसी कारणवश वो पास नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या माना जाएगा कि भाई कांग्रेस को बहुमत नहीं है, ठीक है। तो उस स्थिति में केवल टीएस सिंहदेव को जो है अपना इस्तीफा देना होगा, ऐसा नहीं है। पूरे जितने भी मंत्रिमंडल हैं उसको अपने पद से त्यागपत्र देना होगा, क्योंकि ये जो बहुमत दल का नेता अर्थात मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल की जवाबदारी होती है, क्योंकि बहुमत सबका है, इसलिए इसे सामूहिक उत्तरदायित्व कहते हैं। इसीलिए इसको एक और लाइन भी है इसके लिए कि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं, अर्थात यहाँ पर यदि स्वास्थ्य संबंधी बिल पास नहीं होता है तो केवल वो एक मंत्री की कमी नहीं मानी जाएगी, वो पूरे मंत्रिमंडल की कमी मानी जाएगी, और इसीलिए सभी लोगों को जो है अपने पद से इस्तीफा देना होगा। यही होता है सामूहिक उत्तरदायित्व। संकट काल के लिए अनुपयुक्त, संकट काल के लिए अनुपयुक्त इसलिए क्योंकि सारी शक्तियां जो है किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं है।
अतः जो है किसी फैसले को लेने में इसमें टाइम लगता है, क्योंकि बैठक बुलाई जाती है, सभी लोगों के बीच विचार विमर्श होता है और फाइनल डिसीजन आता है, इसलिए जो है इसमें टाइम लगता है, इसलिए इसे संकट काल के लिए जो है अनुपयुक्त माना जाता है। संसद की अनिवार्य संसद की अनिवार्य सदस्यता, गोपनीयता, प्रधानमंत्री की प्रमुखता, लोकप्रिय सदन को भंग करना और संसद की सर्वोच्चता। ठीक है, मंत्रिमंडल का कार्य अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि यदि मंत्रिमंडल किसी काम के लिए उत्तरदायी है और लगता है कि वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा है, तो विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उसे पद से हटा सकता है। ठीक है, संसदात्मक सरकार के गुण, तो पहला, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सहयोग, दोनों एक दूसरे के सहयोग से काम करते हैं। जनता के प्रति उत्तरदायी शासन, कि अपने समस्त कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लचीलापन या परिवर्तनशीलता, कि इसमें जो भी कानून बनाए जाते हैं उसमें जो है आसानी से जो है इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। योग्य तथा अनुभवी व्यक्तियों का शासन, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के निरंकुश होने का भय नहीं। क्यों? क्योंकि व्यवस्थापिका जो है उसके ऊपर जो है लगाम लगाकर रखती है। जनता में राजनीतिक चेतना और जागरूकता का उदय, कि चुनाव के समय जो है प्रत्येक राजनीतिक दल अपना मैनिफेस्टो जो है जनता के बीच में लेकर जाते हैं। जनता के बीच का ही प्रतिनिधि खड़ा होता है। मतदाताओं का क्षेत्र जो है बड़ा होता है और उन्हीं के बीच का प्रतिनिधि होता है जिनसे सीधा संपर्क होता है। विरोधी दलों का महत्व, क्योंकि विरोधी दल जो है विपक्ष में सरकार बनती है तो उसका विरोध करते हैं। वैकल्पिक सरकार संभव, लोकतंत्री सिद्धांत के अनुकूलता। वैकल्पिक सरकार संभव मतलब क्या होता है कि यदि मान लीजिए किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है तो महागठबंधन के द्वारा जो है सरकार का निर्माण किया जा सकता है। लोकतंत्रीय सिद्धांत के अनुकूल, क्योंकि जनता के लिए जनता द्वारा शासन। संकटकालीन अनुकूलता, जो अभी मैंने बताया था कि इसमें अब देखिए दो चीजें हैं, एक डाउट फिर पैदा होगा। इसमें बताया है कि ये संकट काल के लिए अनुकूल है और दो में बताया है कि संकट काल के लिए अनुपयुक्त है। क्लियर कर दूं, पहले तो मैंने बता दिया है कि संकट काल के लिए अनुपयुक्त होता ही है, क्योंकि इसमें त्वरित फैसले नहीं लिए जा सकते जब तक कि पूरी टीम जो है आएगी नहीं, विचार विमर्श नहीं होगा। उपयुक्त इसलिए माना गया है क्योंकि संकट काल के समय जो है सभी लोगों के द्वारा जो है उचित निर्णय लिया जाता है कि भाई सभी के विचार विमर्श के बाद में। लेकिन इसका सबसे बड़ा दोष यही है, मैं क्लियर कर दूं कि इसका दोष यही है कि संकट काल के लिए उपयुक्त नहीं है। देश का प्रधान निष्पक्ष होता है। मंत्रिमंडल में विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व, कि अलग अलग वर्गों से चुने हुए, अलग अलग संप्रदाय से चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। संसदात्मक सरकार के दोष, शक्ति विभाजन के सिद्धांत के विरुद्ध। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो शक्ति विभाजन का सिद्धांत है उसके विरुद्ध। क्यों? क्योंकि शक्तियां जो है क्या होती है, पूरी मंत्रिमंडल में बटी हुई होती है, लेकिन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग जो है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री करता है। अंतिम निर्णय जो है प्रधानमंत्री का ही माना जाता है। मंत्रिमंडल का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, क्योंकि 5 साल का है, लेकिन अपने अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा जो है उसे पद से हटाया भी जा सकता है। अस्थिर सरकारें, ठीक है, ये सरकारें अगर गठबंधन की है तो इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। बहुमत प्राप्त दल व कार्यपालिका की तानाशाही। अब इसमें ये बात आती है कि भाई तानाशाही क्यों? अपने कार्यों के लिए तो प्रति उत्तरदायी है, परंतु जो है विपक्ष दल जो है सिर्फ उसके ऊपर अंकुश या उसको रोक सकते हैं, रोकने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय तो कार्यपालिका का ही होता है। संकट काल के लिए अनुपयुक्त, ये मैंने बता दिया। अकुशल व नवसिखियों का शासन, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी जो है निर्वाचित होकर प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं जिन्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए कई बार जो है कुछ विभागों में यदि मंत्री बनते हैं तो उनको पूर्ण ज्ञान ना होने की वजह से वह उस विभाग को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। विरोधी दलों का सहयोग हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी कमी देखने को मिलती है कि यदि जो भी सत्तारूढ़ सरकार है उसके द्वारा अगर कोई फैसला या कोई नीति बनाया जाता है जो वास्तविक में बहुत सही होता है लोगों के और देश के हित में, फिर भी विपक्षी दलों द्वारा जो है उसका विरोध किया जाता है, क्योंकि उनका सहयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। पद प्राप्ति की लालसा, प्रत्येक प्रतिनिधि जो है मंत्री पद प्राप्त करने को लालायित रहता है। नौकरशाही को प्रोत्साहन, शासकीय कार्यों की उपेक्षा, हमेशा जो है शासकीय कार्य को जो है उपेक्षित कर दिया जाता है। तो ये था बेटा संसदात्मक शासन प्रणाली। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। थैंक यू।